आज हम ये देखेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके एनालिसिस क्या क्या है। तो वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आगे देखते हैं क्या होता है। सपोज करिए ये एक्स एंड वाई एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूँ और वो एक ओरिजिन है, ठीक है। और इस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमने एक मार्क दे दिया 1 2 3 4 5 6 ये करके, ठीक है। ये एक अंदाज से ऐसी दे दिया गया, एग्जैक्ट टू द स्केल नहीं है, ठीक है। नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस दोनों तरफ है, एक्स एक्स प्राइम वाई वाई प्राइम, ये आपका एक्सिस है। सपोज कीजिए 4,5 कोई एक पॉइंट है, ठीक है। पी ने इसका नाम पी और ओरिजिन से पी को मिलाते हैं तो ये ओपी वेक्टर हो जाता है, ठीक है। ओपी एक वेक्टर हो जाता है, डायरेक्शन ओ टू पी है। और इसको देखा जाए तो पी पॉइंट पहुंचने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस में कुछ डिस्टेंस और वाई एक्सिस में कुछ डिस्टेंस चलेंगे। जैसे एक्स एक्सिस में 4 डिस्टेंस और पी पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमारे पास क्या क्या उपाय है। एक उपाय है कि एक्स एक्सिस में 4 यूनिट और वाई एक्सिस में 5 यूनिट अगर हम ट्रेवल करते हैं तो पी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में 4 यूनिट और वाई एक्सिस में 5 यूनिट चलने पर हम पी पॉइंट पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है, एंड पॉइंट जो पी से परपेंडिकुलर है, उसे एम नाम देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम ट्रायंगल रूल से हम लोग क्या पाएंगे, ट्रायंगल रूल से हम लोग पाएंगे कि ओ पी एम एक ट्रायंगल है जिसमें कि ओ एम प्लस एम पी इक्वल टू ओ पी कहलाएगा। ठीक से देखिए, ट्रायंगल रूल में ओ एम प्लस एम पी इक्वल टू ओ पी कहलाएगा, ओ पी इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी, ठीक है। अच्छा, अब रहा कि ओ एम जो है वो क्या है, 4 यूनिट डिस्टेंस है और किस तरफ है ये, एक्स एक्सिस की तरफ। तो इसको एक इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि 4 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस नहीं लिख करके नॉर्मली इसे लिखा जाता है आई कैप। तो आई कैप का मतलब ही होता है अलोंग एक्स एक्सिस। तो आई कैप क्या है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस की तरफ। तो इसको लिखते हैं 4 आई कैप। 4 आई कैप, आई कैप क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है। इसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है, मतलब केवल डायरेक्शन है ये। इसी तरह से +5 क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है, तो इसे हम लोग जे कैप कहेंगे। तो 5 जे कैप। तो ओपी वेक्टर जो हो गया, इसे 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप कह सकते हैं, ठीक है। अगर इस ओपी में अगर ओ ओरिजिन हो, तो ओपी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी कहा जाता है। ये देखिए क्या है, इफ ओ इज द ओरिजिन देन ओपी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पी क्या है, 4,5। तो इस तरह से आपको अगर कोई पॉइंट दिया जाए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और बोला जाए कि उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, तो सिंपली आप लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा और कुछ देने की जरूरत नहीं है, केवल एक पॉइंट काफ़ी है, ठीक है। सपोज कीजिए कि दूसरा पॉइंट लिया हमने क्यू, जिसका कि कोऑर्डिनेट है 6,3। अब 6,3 कोऑर्डिनेट है तो हम लोग ओ क्यू भी लिख सकते हैं। ओ क्यू इजकल टू 6 i कैप प्लस 3 j कैप, मतलब कि 6 एक्स एक्सिस के अलोंग और 3 वाई एक्सिस के अलोंग जाने पे ओ क्यू वेक्टर मिल जाएगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं ओ पी इजकल टू 4 i कैप प्लस 5 j और ओ क्यू इक्वल टू 6 i कैप प्लस 3 j कैप लिख सकते हैं। अब ओ पी क्यू एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ट्रायंगल रूल लगाइए तो आप देखिएगा कि ओ पी प्लस पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर आता है। देखिए, ओ पी प्लस पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर आएगा, ट्रायंगल रूल में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी आ जाएगा इस इक्वेशन से। ओ पी को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, पी क्यू को ऐसे ही रहने देंगे, तो पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी हो गया। तो इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि सपोज पी एक कोई पॉइंट है, क्यू एक पॉइंट है, x2 y2 और x1 y1 ये दोनों पॉइंट्स हैं, तो पी क्यू वेक्टर को लिख सकते हैं हम लोग इन जनरल। ओ पी वेक्टर तो ये हो गया और ओ क्यू वेक्टर भी ऐसे हो गया x2 y2। तो हम लोग इक्वेशन 1 और ये जो पी और पॉइंट्स जो हैं इनको मिला करके लिखेंगे तो हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। अब क्या है, आई को एक साथ, जे को एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ये पी क्यू वेक्टर हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो कोऑर्डिनेट आपको पता है किसी दो पॉइंट का, मतलब पी और क्यू को,
क्यू का कोऑर्डिनेट पता है तो आप पी क्यू वेक्टर बता सकते हैं। 3D में जेड भी आ जाएगा, ठीक है, तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये p और q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और जो वेक्टर लिखेंगे पी क्यू वेक्टर वो इस तरह से हो जाएगा x2 माइनस एक्स1 आई कैप प्लस y2 माइनस वाई1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, डेरिवेशन है, जो ये कहता है कि अगर दो पॉइंट कोऑर्डिनेट पता हो किसी टू पॉइंट्स का तो आप उसके उनका मैंने वेक्टर ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये पी क्यू वेक्टर है, लेकिन क्यू पी वेक्टर क्या हो जाएगा? क्यू पी वेक्टर मतलब जिस इसका रिवर्स अपोजिट वेक्टर हो जाएगा वो जस्ट साइन चेंज हो जाएगा। x2 माइनस एक्स1 के जगह पे x1 माइनस एक्स2 हो जाएगा, y2 माइनस वाई1 के जगह पे y1 माइनस वाई2 हो जाएगा और z2 माइनस z1 के जगह पर z1 माइनस z2 हो जाएगा। अब अलजेब्रिक एनालिसिस देखते हैं क्या होता है। सपोज कीजिए कि a एक वेक्टर है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप और b एक वेक्टर है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। और क्या बोला गया है? व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं ए प्लस बी का वैल्यू क्या है। दोनों एक ही चीज है, ए प्लस वेक्टर बी बोले या रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी बोले, एक ही मतलब निकलता है, ठीक है। तो अल्जेब्रिकली वो तो हमने ग्राफिकली देखा, अल्जेब्रिकली हम इसको सिंपल ऐड कर सकते हैं, बस कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। आई का कोएफिशिएंट आई में ऐड हो जाएगा, जे का जे में, के का के में। कैसे? देखिए ए प्लस बी को इस तरह से लिख सकते हैं, ए और बी दोनों को एज इट इज नीचे लिख दिए। अब आई में क्या है? x1 और x2 दोनों ऐड हो रहा है, तो x1 प्लस x2 वाई कैप, y1 प्लस y2 जे कैप, z1 प्लस z2 के कैप, z1 प्लस z2 के कैप हो गया। वेरी सिंपल। इसी तरह से फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ आई प्लस टू जे माइनस थ्री के और टू आई प्लस फाइव जे प्लस एट के। ये दो कोई भी एक आर्बिट्ररी वेक्टर दे दिया है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ये, और बोल दिया इनका रिजल्टेंट। तो क्या करना है? इनको जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो देखेंगे दो और एक मिलकर के तीन हो गया, तो थ्री आई कैप प्लस सेवन जे कैप और एट माइनस थ्री फाइव हो जाएगा, तो प्लस फाइव के कैप। तो ये हो गया थ्री आई प्लस सेवन जे प्लस फाइव के कैप। ये अल्जेब्रिकली सिंपली वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं एक और तरीका है, ओपी वेक्टर को हमने देखा, ठीक है। ओपी वेक्टर को हमने देखा इस तरह से। अब सपोज कीजिए कि ओपी वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो जो ओपी वेक्टर है, ये जो ओपी एम जो ट्रायंगल बन रहा है, तो ओपी इजकल टू आप लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई क्या है? इनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, या यूं कह सकते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट है ओपी वेक्टर का। देखते हैं बाद में अभी क्या कंपोनेंट होता है। तो ओपी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बहुत सिंपल है समझना। और जो लेंथ ओपी होता है क्या है? मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब वेक्टर ओपी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन आई कैप जे कैप के अलावा एक और तरीका है कि अगर हम थीटा बता दें क्या है एक्स एक्सिस के साथ, तो वो भी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा को वाई बाई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओपी मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टेन थीटा को लिख सकते हैं वाई बाई एक्स, और थीटा को टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर क्या है। तो ओपी वेक्टर लिखने के दो तरीके हैं, या तो आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखिए, तो एक ही इक्वेशन में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों छिपा हुआ है। दूसरा कि आप ओपी को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा अलग से बताइए tan इनवर्स वाई बाई एक्स, जो कि एक्स एक्सिस के साथ ओपी वेक्टर बनाता है। क्लियर है? अब ये देखिए यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू वाई बाई ओपी होगा और कॉस थीटा का वैल्यू एक्स बाई ओपी होगा। तो इससे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ओपी कॉस थीटा, वाई इक्वल टू ओपी साइन थीटा। कह सकते हैं कि नहीं? सो एक्स को एक्स कंपोनेंट कहा जाता है ओपी वेक्टर का, और y जो हो गया y कंपोनेंट हो गया ओपी वेक्टर का। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो वेक्टर है, कोई भी ओपी वेक्टर है या कोई भी वेक्टर हो, अभी धीरे धीरे देखेंगे, तो उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। इसी तरह से हम लोग ओपी वेक्टर को x कंपोनेंट आई कैप प्लस y कंपोनेंट जे कैप, इसका मतलब x आई कैप प्लस y जे कैप हम लोग लिख सकते हैं। सो x इक्वल टू ओपी कॉस थीटा, y इक्वल टू ओपी साइन थीटा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है, ओपी को हम लोग आर नाम देते हैं, तो आर वेक्टर हो गया। अब इस आर वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या कहलाएगा? आर कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट आर साइन थीटा, ठीक है।
तो जो आर वेक्टर है वो दो कंपोनेंट है, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, इन दोनों का रिजल्टेंट ही आर वेक्टर होगा। आप रिजल्टेंट निकालिए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर कीजिए, वो आर ही आएगा। ठीक है, सपोज कीजिए ओपी एक वेक्टर है। ठीक है, अब इस ओपी वेक्टर को हम लोग किस तरह से कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं? तो भाई ओपी एक वेक्टर है, इसे कंपोनेंट में ब्रेक करना है, तो भाई एक्स एक्सेस किधर लिया जाए, ठीक है, या कोई भी एक रेफरेंस किधर लिया जाए जिधर ब्रेक करना है। तो हमारे पास इनफाइनाइट रास्ते हैं, इस लाइन में ले सकते हैं, इस लाइन में ले सकते हैं, इस लाइन में ले सकते हैं, कहीं भी एक वेक्टर लेंगे जो भी उसके साथ थीटा बनाए, तो दूसरा जो होगा, दूसरा कंपोनेंट ठीक इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ठीक इसके परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो जो जो थीटा बनाता है जिस साइड में, वो हमेशा ओपी कॉस थीटा कहलाता है, और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा साइन थीटा कहलाता है। वेक्टर का साइन थीटा कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और बेस साइड में जिससे वो थीटा बना रहा है वो हमेशा कॉस थीटा होता है। ये हमेशा याद रखने वाली है। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कंपोनेंट में ब्रेक करना एक वेक्टर को साइन थीटा और कॉस थीटा के कंपोनेंट में, उससे हमारा फायदा क्या है, क्यों कर रहे हैं ये सब? तो ये देखिए, मान लीजिए कि एक ब्लॉक है और उस पर एक फोर्स लग रहा है इस तरह से, और ग्राउंड पे रखा हुआ है ब्लॉक, उस पर एक फोर्स लग रहा है। तो हमें ये बताइए, थीटा एंगल बना रहा है ये फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ, तो फोर्स लग रहा है तो ये ब्लॉक किस तरफ मूव करेगी? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो पता चलेगा कि जिस तरह से सपोज किया थीटा 30 डिग्री के आसपास है, तो ये ब्लॉक राइट साइड में मूव करेगी, पुल किया जा रहा है, तो ब्लॉक राइट साइड में मूव करेगी, लेकिन फोर्स तो राइट में नहीं लग रहा है, फोर्स तो कुछ एंगल पे लग रहा है। तो जब इसका इक्वेशन लिखा जाएगा मोशन के लिए, तो राइट हैंड साइड में इसका होना चाहिए एफ राइट इक्वल टू एम ए राइट, सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार। तो जब हम फोर्स लिखेंगे राइट हैंड साइड में, और क्योंकि मोशन इसका राइट हैंड साइड में, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ये सब तो राइट हैंड साइड में है, तो टोटल फोर्स हमको राइट हैंड साइड में चाहिए। तो इसीलिए इस फोर्स को हम लोग राइट हैंड साइड में कंपोनेंट देखेंगे कि इस फोर्स का क्या, कौन सा कंपोनेंट राइट हैंड साइड में। इसलिए इसका एक एक तरफ राइट हैंड साइड में ब्रेक करेंगे, और वैसे तो इसके इनफाइनाइट डायरेक्शन है, देखिए जो लाइट लाइन से मैंने दिखाया है, कहीं भी कर सकते। तो हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे क्या, और उसके परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली दूसरा हो जाएगा। तो एक तरफ हो जाएगा एफ कॉस थीटा जो कि राइट हैंड साइड है, और एफ साइन थीटा उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमें मोशन पता है कि ये राइट हैंड साइड है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया कंपोनेंट में ब्रेक करने का, ये हो गया रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन अलोंग एक्स। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिस पर एक मास रखा हुआ है, और ये इंक्लाइन प्लेन थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब क्या है कि जब इस ब्लॉक को यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा फ्रिक्शनलेस सरफेस एज्यूम करके, तो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर जाएगा। तो जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगी, जबकि इस पर फोर्स mg डाउनवर्ड लग रहा है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन लगेगा। एलोंग द इंक्लाइन जिस तरफ ये स्लाइड कर रही है उस तरफ तो फोर्स नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे। तो mg को भी इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, mg को भी ये, तो ये देखिए अगर ये mg को भी ब्रेक करेंगे, तो ये आप देखिए, ये जो है, ये एंगल जो है, ये एंगल भी थीटा होगा आपका। ये एंगल जियोमेट्री से आप देख सकते हैं कि ये अगर थीटा है, सपोज ये थीटा है, तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो गया, और ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो थीटा एंगल हो जाएगा, तो ये जो कंपोनेंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो एम जी कॉस थीटा इधर हो जाएगा, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो एम जी कॉस थीटा इधर, और एम जी साइन थीटा पैरेलल टू द इंक्लाइन हो जाएगा ये। तो इस तरह से क्या हो गया, हमने ये इसका सिग्निफिकेंस, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन में ब्रेक करने का सिग्निफिकेंस हमें पता चल गया कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। क्लियर?